आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं वो है बेसिकली कि डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों में फ़र्क क्या होता है। डेटाबेस किसे कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, और इसको आप कहते हैं DBMS। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? कलेक्शन, ठीक है। देखें, जो चीज़ यूज़फुल होती है हमारे लिए ना, वो इंफॉर्मेशन होती है। एक्चुअली जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ हमें हासिल करनी होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो बाय यूजिंग डेटा आती है। तो डेटा को प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन होती क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू एवरी टाइप ऑफ बिजनेस अलग अलग हो सकती है। जैसे एक स्कूल है, तो अब इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? उसको इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि कौन लेट आता है, कौन नहीं जल्द टाइम पे आता है, या स्कूल का जो है वो इतना हमारे पास पैसे आए, उसमें से इतना हमारा खर्चा हो गया तो इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी कैसे? डेटा होना चाहिए जिसको हम ओवर, अब उसमें क्या होगा कि तमाम स्टूडेंट ने कितनी फ़ी पे करी, ठीक है, कितने टीचर्स को सैलरी दी गई तो कितनी दी गई, और उसमें से जो है वो एक्सपेंसेस फला फला, ये एक्सपेंसेस हुआ, यूटिलिटी एक्सपेंसेस ये हुआ, फला ये हुआ, तो टोटल प्रॉफिट इस मंथ का ये हुआ। तो वो जो टोटल प्रॉफिट है वो एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके लिए तमाम डेटा चाहिए, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्कूल सिस्टम। फिर इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि भाई कितने पेशेंट आए, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि कौन सी डिजीज़ पे कितने पेशेंट आए, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि कौन सा डॉक्टर किस वक्त अवेलेबल है। अब आप कहीं जाते हैं रिसेप्शन पे और हॉस्पिटल पे पूछते हैं कि भाई फलां डॉक्टर अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो रिसेप्शनिस्ट आपको देता है वो बेस्ड ऑन सम डेटा देता है, सही है। या मिसाल के तौर पे आपको पता चलता है कि कल बारिश होगी, तो अब ये इन्फॉर्मेशन है। अब वो पता कैसे चली? उसके लिए बहुत सारा डेटा है जिसकी बेसिस पे एनालिसिस करके बताया गया कि ये बेसिकली आपके पास जो है वो डेटा था, उस पर ये प्रोसेस हुआ। अब ये जो डेटा है इस पे जो प्रोसेसिंग होती है, ये प्रोसेसिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनको डेटा साइंस कहा जाता है। टेक्निक्स हैं जो अप्लाई होती हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें प्रिडिक्शन भी हो सकती है, जैसे मैंने बारिश की एग्जांपल दी, ये प्रिडिक्शन है। या मिसाल के तौर पर प्रिडिक्शन ये हो सकती है कि कोई इस प्रोडक्ट को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये प्रिडिक्शन है। लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? डेटा होना ज़रूरी है, वैलिड डेटा होना ज़रूरी है, सही है। डेटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। लेकिन वो जो डेटा होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली रिलेटेड डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है तरीके से रखा हुआ। मिसाल के तौर पे कस्टमर का नाम है तो वो कस्टमर के नाम में लिखा हुआ, एज में एज लिखी हुई हो, ठीक है, जेंडर में जेंडर लिखा हुआ, और वहाँ कस्टमर की लिखी हुई हो
स्टाफ की ना लिखी गई, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। लॉजिकली रिलेटेड से मुराद है कि वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में पड़ा हो जहाँ पे ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। यानी कि आप के पास फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स बने हुए हों और रिलेशंस हों और उसके अंदर डेटा पड़ा हो, दैट इज कॉल्ड लॉजिकली रिलेटेड डेटा। ये काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए, वो कहलाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। एक्सेल में अगर आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो वो डेटाबेस नहीं है, सही है। वो ऑर्गेनाइज तो होता है लेकिन लॉजिकली रिलेटेड नहीं होता, उस पर एसक्यूएल की क्यूरीज नहीं चल सकती। एक्सेस में करें, एसक्यूएल सर्वर में करें, माई सीक्वल में करें, ऑरिकल में करें, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ऑरिकल, एसक्यूएल सर्वर, माई सीक्वल, एक्सेस, ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं। इनमें अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फिर आप उसमें डेटा एंट्री करते हैं। ये कहलाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जरा डेटाबेस रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस में आता है डेटा, लेकिन वो जो डेटा आता है ना, वो ऐसे ही उठा के रख नहीं दिया जाता, बल्कि उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको। तो वो कॉन्सेप्ट्स आज हम यहाँ पर देखेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के, कि भाई डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से उसमें डिफरेंट चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कि भाई ये चीज़ क्या होती है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, उसको प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम डेटा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एक डेटाबेस के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटिटीज, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स, और कुछ चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एंटिटीज क्या होती हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एक्चुअली हमारे पास एंटिटीज भी दो तरह की होती हैं, एक होती है एंटिटी इंस्टेंस और एक होती है एंटिटी टाइप। रिलेशनशिप भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिलेशनशिप इंस्टेंस और एक होते हैं रिलेशनशिप टाइप। और एट्रीब्यूट्स हमारे पास होती हैं प्रॉपर्टीज एंटिटीज की। एंटिटी हर वो चीज है जिससे रिलेटेड आपको डेटा स्टोर करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कहलाती है एंटिटी। मिसाल के तौर पे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, अटेंडेंस एक एंटिटी है, तो ये स्टाफ एक एंटिटी है, सब्जेक्ट एक एंटिटी है, क्लासरूम एक एंटिटी है, पी खुद एक एंटिटी है। समझ में आ रही मेरी बात? ये एंटिटीज हैं जिनसे रिलेटेड आपको डेटा स्टोर करना है। एंटिटी में होते हैं एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टूडेंट में स्टूडेंट का नाम उसका एट्रीब्यूट है, क्लास उसका एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का जेंडर, स्टूडेंट का फादर नेम, ये सब क्या है? एंटिटीज हैं। एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स हैं। हर एंटिटी के अपने अपने एट्रीब्यूट होंगे।
जैसे स्टूडेंट के अंदर क्वालिफिकेशन नहीं होगी लेकिन टीचर में क्वालिफिकेशन होगी। समझ में आ रही बात? सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का नाम होगा, सब्जेक्ट की टाइमिंग लिखी हुई होगी, सब्जेक्ट कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है ये बताया गया होगा, उस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो की जाती है ये बताया हुआ होगा। तो एक होती है एंटिटी और एक होती है एट्रीब्यूट। तीसरी चीज है रिलेशनशिप। एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। जो मतलब इसको आप यूं समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट और टीचर में क्या रिलेशनशिप होगा। तो हर स्टूडेंट का एक टीचर होगा या एक से ज़्यादा टीचर होंगे। जैसे अगर इस कोर्स की बात करें तो इसमें हर स्टूडेंट का एक टीचर है, लेकिन एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप डिग्री की बात करें तो एक वक्त में आप बहुत सारे टीचरों से पढ़ रहे होते हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके एक से ज़्यादा टीचर होंगे और हर टीचर के एक से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई। क्या क्या चीज़ें हो गई? एंटिटी, रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स। अब जैसे ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये डायग्राम है एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसमें एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को डिपिक्ट किया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ इस डायग्राम में। मिसाल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकता है लेकिन हर ऑर्डर का कस्टमर एक ही होगा। फिर हर एक ऑर्डर में बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती हैं और एक प्रोडक्ट में बहुत सारी ऑर्डर हो सकते हैं। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है कि हर प्रोडक्ट में बहुत सारे आइटम होंगे और हर आइटम में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ थोड़ा सा बिजनेस समझाना पड़ेगा आपको। ये है एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस किस्म का होता है कि आप कोई चीज़ सेल करते हैं और वो चीज़ सेल जो आप करते हैं वो आपकी प्रोडक्ट होती है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। सपोज आपको क्या बनाए भाई, सपोज आप जो है ना वो चिप्स बेचते हैं, ठीक है। तो चिप्स क्या हैं आपके? प्रोडक्ट हो गए। अच्छा, कस्टमर कौन है? जो आपसे चिप्स परचेज करता है वो कस्टमर है। ऑर्डर से क्या मुराद है? आपके पास कोई कस्टमर आता है, कहता है मुझे 50 रुपए के चिप्स दे दो, 100 रुपए के चिप्स दे दो, 500 रुपए के चिप्स दे दो, ठीक है। अच्छा, चिप्स के डिफरेंट फ्लेवर हैं आपके पास। आपके पास चिकन वाले चिप्स भी हैं, और कौन कौन से होते हैं आपके पास? जो है ना वो फिश वाले चिप्स भी हैं, और आपके पास जो है ना वो बारबेक्यू चिप्स भी हैं। आपके पास जो है ना वो पता नहीं 10 किस्म के चिप्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट है आपके पास। तो ऑर्डर करने वाला कोई सी चीज़ भी ऑर्डर कर सकता है, कितनी क्वांटिटी में कर रहा है और कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, ये ऑर्डर है। सही है। अच्छा, वो जो प्रोडक्ट है आपकी, वो आप कोई डायरेक्ट किसी से लेके नहीं बेच रहे हैं, बल्कि वो आप बना रहे हैं। यानी ऐसा नहीं हो रहा कि आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो वो आप किसी और से परचेज करके 5 रुपए बढ़ा के बेच देते हैं, नहीं, बल्कि आप वो चीज़ बना रहे हैं। वो बना कैसे रहे हैं कि आप बाकायदा आलू खरीद रहे हैं मार्केट से, और वो आलू खरीद के और मसाला खरीद के वो चिप्स आप बना रहे हैं। तो जो आलू हैं वो क्या है? आइटम है, जिसकी मदद से आप क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। और वो जो मसाला आपने खरीदा हुआ है वो भी आइटम है, ठीक है।
ये जो आइटम आप जिससे खरीद रहे हैं ना, वो सप्लायर है, ठीक है। अच्छा, वो खरीदने का एक तरीका ये है कि आप सप्लायर के पास गए और उससे खरीद लिए। एक तरीका ये है कि सप्लायर से बातचीत हुई भी है, वो रोजाना एक मखसूस तादाद में आलू ला के आपकी दुकान पे छोड़ के चला जाता है। तो वो जो रोजाना आता है या हफ्ते में आता है या 2 दिन बाद आता है, दैट इज कॉल्ड शिपमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो आपको ये रिकॉर्ड चाहिए कि कौन सा आइटम आपने किस सप्लायर से लिया था, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम किस शिपमेंट में आया था, ठीक है। ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना है। मैंने बहुत ही छोटे बिजनेस की एग्जांपल दी है, इसको आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे तो हर बिजनेस में ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप आला क्वालिटी के शूज बना के बेचते हैं, तो वो शूज आपकी प्रोडक्ट है, और डिफरेंट ब्रांड के आप बेचते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। वो शूज अगर आप बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, उसके लिए जो लेदर चाहिए होगा और जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपका आइटम है, कोई ना कोई सप्लायर आपको देता होगा, और शिपमेंट के थ्रू वो चीज़ें आपके पास आती हैं। अगर आप लैपटॉप बेचते हैं तो लैपटॉप आपकी प्रोडक्ट है, लैपटॉप के लिए आप आइदर वो बना बनाया लैपटॉप लेके आगे बेचते होंगे, या उसमें आप जो है ना वो पार्ट्स वगैरह लगा के बेचते होंगे, तो वो पार्ट्स भी आपको चाहिए तो वो आपके आइटम है। यानी ये एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, ये हैं 6 एंटिटीज़ हैं, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, इससे कम नहीं होंगी किसी भी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स भी यहाँ मौजूद हैं, गिवन है, जो कि आपको ये जो लाइनें नज़र आ रही है ना बीच में, ये इनके रिलेशनशिप्स हैं। ये रिलेशनशिप हम बाय यूजिंग कार्डिनैलिटीज प्रेजेंट करते हैं। कार्डिनैलिटीज से क्या मुराद है कि दो रिलेशंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, ये यहाँ पर गिवन होते हैं, और वो अभी आगे जाके हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। तो एंटिटीज हमारे पास 3 तरह की होती हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड एसोसिएटिव। एट्रीब्यूट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। आइडेंटिफायर होते हैं, पार्शियल आइडेंटिफायर होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं, मल्टी वैल्यूड होते हैं। इसी तरह जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिग्री होती है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। और रिलेशनशिप कार्डिनैलिटीज आपके पास ऑप्शनल 1, ऑप्शनल मैनी, मैंडेटरी 1 और मैंडेटरी मैनी, ठीक है। ये जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, ये डेटाबेस बनाने से पहले बनाना जरूरी है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप डेटाबेस नहीं बना सकते, कोई बना बनाया यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप बनाना और समझना जरूरी है। चाहे आप बनाएं इसको ना, डायरेक्ट आप डेटाबेस बनाएं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप डेटाबेस बना सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी से बनवाना पड़ेगा। अब पहला सवाल ये कि क्या चीज एक एंटिटी हो सकती है। तो एंटिटी तो हर वो चीज है जिससे रिलेटेड आपको डेटा स्टोर करना है, लेकिन ये जहन में रखिएगा जनाब कि हर चीज एंटिटी नहीं हो सकती। अब एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल एक एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है प्रिंसिपल एक एंटिटी? प्रिंसिपल का क्या टेबल बनाऊंगा मैं? नहीं बनाऊंगा। टेबल किसी ऐसी चीज का बनता है, एंटिटी किसी ऐसी चीज की बनती है जो एक से ज्यादा हो। प्रिंसिपल एक्चुअली खुद एक स्टाफ मेंबर है, एक एम्प्लॉई है, ठीक है। तो उसकी कोई ना कोई सैलरी है, उसके कोई ना कोई जेंडर है, उसका कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है, तो वो स्टाफ के टेबल में ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? या स्टाफ या एम्प्लॉय का हमारे पास एक एंटिटी होगी, उसका एक वो टाइप है प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है हमारे पास असलम नाम का, तो असलम एंटिटी नहीं है, एंटिटी स्टूडेंट है, और असलम उसका एक टाइप है, यानी स्टूडेंट के टेबल में असलम की एक रॉ होगी। मेरी बात समझ में आ रही? इसी तरह कोई रिपोर्ट जो है ना वो एंटिटी नहीं हो सकती है कि मेरे सिस्टम से ये रिपोर्ट निकल रही है, वो एंटिटी नहीं है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स किसी एंटिटी के अंदर होते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है,
और वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर, टेबल के, जिनमें वैल्यू होना जरूरी है। अब स्टूडेंट है तो उसमें नाम लिखा होना जरूरी है, अगर नाम नहीं होगा तो वो स्टूडेंट होगा ही नहीं, सही है। लेकिन स्टूडेंट में उसका ईमेल एड्रेस लिखा हो ना लिखा हो कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, या उसका पासपोर्ट नंबर या उसका CNIC नंबर ज़रूरी नहीं है, लिहाजा वो ऑप्शनल एट्रीब्यूट कहलाएंगे। क्या? उसका ईमेल और CNIC वगैरह, लेकिन उसका नाम क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। जो आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें जो चीज़ें जिस पे स्टैरिक लगा होता है ना, जिसमें लिखना ज़रूरी है, उसके बगैर आप सबमिट नहीं कर सकते, वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है। और जो ऑप्शनल होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। इसी तरह कुछ होते हैं सिंपल और कुछ होते हैं कंपोजिट। सिंपल और कंपोजिट क्या होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट जो फर्दर ब्रेक डाउन हो सकते हैं वो कंपोजिट होते हैं, और जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते वो सिंपल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि नेम, तो नेम को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मजीद ब्रेक नहीं होगा, तो फर्स्ट नेम सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है, और नेम जो है ना वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। यह एड्रेस है, तो एड्रेस को भी फर्दर ब्रेक डाउन आप कर सकते हैं कि हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, एरिया, कंट्री, सिटी, उसमें से मजीद एट्रीब्यूट्स निकल सकते हैं। तो किसी एट्रीब्यूट्स में से मजीद एट्रीब्यूट्स निकल जाए तो वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है? कंपोजिट, अदरवाइज वो सिंपल है। फिर सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड होते हैं। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड क्या है कि एक एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, तो उसमें नाम होगा, लेकिन एक एट्रीब्यूट है स्किल्स। अब एक स्टूडेंट है, उसमें एक कॉलम बना हुआ है स्किल्स का। अब एक स्टूडेंट में क्या क्या स्किल्स हो सकता है? जरूरी तो नहीं है कि एक हो, एक से ज्यादा स्किल्स हो सकते हैं। तो आप कॉमा सेपरेटेड करके जो स्किल्स लिखेंगे, तो क्योंकि उस जगह पर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं, लिहाजा उसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है कि मैं अगर एज अपनी स्टोर कर लूं डेटाबेस में तो प्रॉब्लम होगी। क्या क्या प्रॉब्लम होगी? स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं आप, तो स्टूडेंट का डेटा स्टोर करते हुए अगर मैं एज का कॉलम बना दूं और एज इनपुट लेना शुरू कर दूं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? नहीं, वो तो आप बात की बात ठीक है, उस पर तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एज इनपुट लेना शुरू कर दूं और स्टोर करना शुरू कर दूं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? हाँ, एक्चुअली जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली चेंज होती है रोजाना, बल्कि सेकंड्स के हिसाब से और मिनट्स के हिसाब से। तो अब मैं खुद तो चेंज कर नहीं सकता उसे, बल्कि करना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए एज को हम स्टोर नहीं करते, बल्कि स्टोर हम करते हैं डेट ऑफ बर्थ को। और जब भी मुझे एज दिखानी होती है तो मैं डेट ऑफ बर्थ में करंट डेट से उसको माइनस करके एज बता देता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ कहलाएगी स्टोर्ड और एज कहलाएगी ड्राइव्ड। या जैसे एक कॉलम होता है, आपने देखा होगा अक्सर लोगों के सामने, एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस जो है ना वो ड्राइव्ड होता है, और स्टोर्ड होता है क्या? डेट ऑफ ज्वाइनिंग। समझ में आ रही बात? तो स्टोर्ड जो है ना वो एक्चुअली डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जबकि ड्राइव्ड क्या है? एक्सपीरियंस। आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी भी टेबल के अंदर, एंटिटी के अंदर किसी रॉ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट के अंदर 100 स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, स्टूडेंट टेबल के अंदर 100 स्टूडेंट का टेबल मौजूद है, 100 रॉज मौजूद हैं। तो किसी भी रॉ को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट में यूज करूंगा जिससे वो रॉ उठ के आ जाए? अब अगर मैंने जेंडर से सिलेक्ट किया तो बहुत सारे लोगों का जेंडर सेम होगा, सही है। या अगर मैं डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करता हूं तो हो सकता है कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो, तो मैं उसके नाम से उसको सेलेक्ट करूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों के नाम भी सेम हो, तो मैं उनको उनके रोल नंबर से, आईडी से सेलेक्ट करूंगा। तो हर एक की आईडी डिफरेंट होगी, तो दैट आईडी एट्रीब्यूट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट। बात समझ में आ गई?
सही है। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं एक एंटिटी के अंदर। ये जो आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट होता है ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। आइडेंटिफायर की खास बात ये होती है कि जब कोई एट्रीब्यूट हम आइडेंटिफायर चूज कर लेते हैं तब उसमें नल भी नहीं आ सकता और उसमें वैल्यू रिपीट भी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अब ये एग्जांपल्स आ रही कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट का मतलब ये है कि इसमें मजीद एट्रीब्यूट्स जो है ना वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। जैसे एड्रेस है तो उसमें सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, मजीद कॉलम्स निकल सकते हैं, तो वो कहलाता है कंपोजिट। मल्टी वैल्यूड का मतलब है स्किल्स हो गए और एक्सपीरियंस, ये एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। नॉर्मल एट्रीब्यूट्स को आप ऐसे ही लिख देते हैं। आइडेंटिफायर को आप बोल्ड करके और अंडरलाइन करके लिखते हैं। जैसे इस एंटिटी में एम्प्लॉय एंटिटी के अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है वो आइडेंटिफायर है, जबकि स्किल्स कर्ली ब्रैकेट में है, लिहाजा वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिहाजा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। समझ में ये नोटेशंस हैं क्योंकि ये पेपर वर्क होता है, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पेपर वर्क होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो ERD होती है ना ये कोडिंग और डेवलपमेंट करने वाले नहीं बनाते, ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट लेवल के लोग बनाते हैं। तो ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी जब आप 10-12 साल कोडिंग कर लेते हैं ना तो फिर आप कोई आर्किटेक्ट और मैनेजर लेवल के बंदे बनते हैं। जैसे एक होता है ना घर में काम करने वाला एक मजदूर होता है और एक मिस्त्री होता है, तो ज्यादा काम कौन कर रहा होता है? मजदूर कर रहा होता है। मिस्त्री खड़ा होकर डायरेक्शन दे रहा होता है, लेकिन पैसे किसको ज्यादा मिलते हैं? मिस्त्री को मिलते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैनेजर को ज्यादा मिलते हैं। सही है। तो वो ज्यादा काम नहीं कर रहा होता, वो ज्यादा पेपर वर्क कर रहा होता है। दिखने में लगता है ये कि वो काम कम कर रहा है, लेकिन उसका काम ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है फिर ये इस लेवल पे? आप कहेंगे सर ये तो फिर जब मैनेजर बनेंगे जब पढ़ेंगे। तो एक्चुअली आपको बनी बनाई मिल जाए तो आप उसको समझ जाएं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। एक्चुअली टारगेट ये है। तो यहाँ पे टारगेट ये नहीं है कि आपको ERD बनाना आ जाए, यहाँ पे टारगेट ये है कि अगर आपको कोई बनी बनाई मिल जाए तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, कंपोजिट की एक एग्जांपल ये है एट्रीब्यूट की, खास तौर पे आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट की, कि बाज़ औक़ात किसी एक फील्ड से या कॉलम से या एट्रीब्यूट से हमें पता नहीं चलता कि भाई कंपोजिट क्या है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं चीज़ें आपको बता दूं ताकि मेरे जो अल्फाज हैं उससे कंफ्यूजन ना हो। देखें, एक टर्म आपने सुनी होगी टेबल, रॉज और कॉलम्स। टेबल में रॉज होते हैं और कॉलम्स होता है। डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में टेबल को रिलेशन कहा जाता है और एंटिटी भी इसी को कहता है। हर टेबल रिलेशन नहीं होता है, उसकी कुछ शराइत होती हैं, लेकिन हर रिलेशन टेबल होता है। ठीक है। रॉ जो है ना इसको डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में रिकॉर्ड कहा जाता है। या इसको आप कहेंगे एंटिटी टाइप, सॉरी एंटिटी इंस्टेंस, ये होता है एंटिटी टाइप। अच्छा, जो कॉलम है वो होता है एक्चुअली एट्रीब्यूट, आप इसको फील्ड भी कहते हैं। तो अगर मैं फील्ड यूज कर रहा हूँ या मैं एट्रीब्यूट का लफ्ज यूज कर रहा हूँ या मैं कॉलम का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, एक ही बात है। इसी तरह एंटिटी इंस्टेंस या रिकॉर्ड या रॉज, ये एक ही बात है।
इसी तरह टेबल, रिलेशन और एंटिटी टाइप एक ही बात है। बात समझ में आ रही? ठीक है, फर्क होता है इनमें, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कंपोजिट आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट की। बाज औकात किसी एंटिटी में एक एट्रीब्यूट ऐसा हमें मिल जाता है जो कि आइडेंटिफायर बनने के काबिल हो, जिससे कोई रॉ यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे स्टूडेंट की आईडी से पता चल जाएगा, लेकिन बाज औकात नहीं हो पाता। जैसे अब एक फ्लाइट जो है वो कराची से लाहौर जाती है रोजाना, उस फ्लाइट का नाम है PK 1234। अब PK 1234 उसकी आईडी है और वो रोजाना कराची से लाहौर जाती है। ठीक है, तो फ्लाइट के अंदर जो रॉज होंगी, हर रॉ किसी यूनिक फ्लाइट को प्रेजेंट कर रही होगी। मिसाल के तौर पे आज जो फ्लाइट जाएगी वो अलग फ्लाइट है, उसमें अलग पैसेंजर होंगे, उसका अराइवल और जो टेक ऑफ टाइम है वो अलग अलग होगा। कल जो फ्लाइट है उसका अलग होगा, हो सकता है कल लेट हो तो उसका अराइवल और टेक ऑफ टाइम अलग होगा। अब आईडी तो दोनों की सेम है, जो आज गई है और कल गई है, तो डिफरेंट क्या चीज होगी फिर? डेट डिफरेंट होगी, लेकिन डेट को हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि दो फील्ड्स को कंबाइन करके एट्रीब्यूट आइडेंटिफायर बना देते हैं, यानी उसमें हम फ्लाइट नंबर और डेट दोनों को मिला देते हैं। अच्छा, इसमें ये ध्यान पे रखें कि अगर कराची से लाहौर वो दिन में 2 दफा जाती है फ्लाइट, यानी वो कराची से लाहौर जाती है, फिर लाहौर से वापस कराची आके फिर रात में दोबारा जाती है, तो अब डेट के साथ साथ टाइम भी लगाना होगा। अब तीन एट्रीब्यूट्स मिलकर जो है वो आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट बनेंगे। यानी अगर आपको पता करना है कि फलां साहब इस फ्लाइट में गए थे नहीं गए थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्लाइट की डेट कौन सी थी और किस टाइम फ्लाइट गई थी, तब आपको पता चलेगा कि वो साहब उस फ्लाइट में थे कि नहीं थे। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो उसको कहते हैं हम कंपोजिट आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप जो होते हैं बिटवीन एंटिटीज, उसको भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिलेशनशिप टाइप एंड रिलेशनशिप इंस्टेंस। जैसे एंटिटी को मैंने कहा, एक होती है एंटिटी टाइप और एक होता है एंटिटी इंस्टेंस। जैसे स्टूडेंट एंटिटी टाइप है, लेकिन असलम उस एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस है। टेबल जो है ना वो एंटिटी टाइप है और रॉज एंटिटी इंस्टेंस है। तो रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन एंटिटीज, उसको भी आप रिलेशनशिप टाइप या रिलेशनशिप इंस्टेंसेस में ब्रेक करते हैं। मिसाल के तौर पर दो एंटिटीज हैं, एम्प्लॉय और कोर्स। आपके सिस्टम में एम्प्लॉयज का डेटा भी मौजूद है और कोर्स का डेटा भी मौजूद है, सही है? तो दोनों में जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि एक एम्प्लॉय बहुत सारे कोर्सेज पढ़ सकता है और एक कोर्स को बहुत सारे एम्प्लॉयज पढ़ सकते हैं। ये रिलेशनशिप है, ये कहलाता है मैनी टू मैनी। इसको आप कहेंगे रिलेशनशिप टाइप। अच्छा, अब नीचे देखिए, इन्होंने इसको थोड़ा सा चार्ट नीचे इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये एम्प्लॉयज हैं, चैन है, मेल्टन है, रिची है, सेल्को, गॉजलिंग, ये एम्प्लॉयज हैं। और कोर्सेज कौन कौन से? C++, जावा, कोबोल, विजुअल बेसिक, पर्ल और एसक्यूएल। तो अब चैन ने कितने कोर्सेज किए हैं? 3 किए हैं। तो अब चैन ने जो ये 3 कोर्सेज किए हुए, ये एक रिलेशनशिप इंस्टेंस है। इसी तरह मेल्टन ने भी 3 किए हुए, ये भी एक इंस्टेंस है। रिची ने सिर्फ एक ही किया हुआ, ये भी एक इंस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशनशिप की भी एक टाइप होती है और उसका क्या होता है? एक इंस्टेंस होता है, मल्टीपल इंस्टेंसेस होता है। ये रिकॉर्ड में नहीं लिखे होते इस तरीके से, लेकिन इसको समझने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप की भी टाइप और इंस्टेंसेस होता है। फिर जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उनकी डिग्री होती है। एक रिलेशनशिप में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप।
यूनरी, बाइनरी या टर्नरी। मिसाल के तौर पे अगर एक रिलेशनशिप में एक ही एंटिटी है तो वो यूनरी है, दो हैं तो वो बाइनरी है, तीन है तो वो टर्नरी है। जैसे अभी आगे एग्जांपल भी आ जाएगी। फिर रिलेशनशिप जो है ना वो उसकी कार्डिनैलिटीज भी होती हैं, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। अब ये सारी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। मिसाल के तौर पे ये यूनरी रिलेशनशिप की एग्जांपल है। पर्सन इज मैरिड टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड अ यूनरी रिलेशनशिप। अब देखें ये किस तरीके से डेटा स्टोर हुआ होगा इसका। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास पर्सन का एक टेबल होगा, उसमें उसकी आईडी होगी, उसका नाम होगा, उसका जेंडर होगा और बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स होंगे, और आगे लिखा हुआ होगा मैरिड टू। मिसाल के तौर पे वन पे लिखा हुआ है असलम। असलम जो है वो मेल है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है टू, और नीचे आपने क्या किया हुआ है कि इधर टू जो है ना वो है फातिमा, और ये फीमेल है, और यहाँ आगे लिखा हुआ है वन। इसका मतलब असलम इज मैरिड टू फातिमा एंड फातिमा इज मैरिड टू असलम। समझ में आ रही बात? अब ये जो रिलेशनशिप है ये इसी टेबल के अंदर मौजूद है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को यूनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है? या मैनेजर है, एम्प्लॉय है, तो वो भी इसी तरीके से होता है, वो यूनरी रिलेशनशिप होता है। बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि जिसमें दो आपके पास एंटिटीज हो। मिसाल के तौर पे कंपनी के अंदर हर एम्प्लॉय के लिए एक पार्किंग स्पेस अलॉट की गई है पार्किंग एरिया में। तो पार्किंग एरिया के अंदर हर स्लॉट जगह के लिए, स्पेस के लिए एक अलग रॉ है, जैसे उसको नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5। अब एम्प्लॉय 1 को 1 दी गई है, 2 को 2 दी गई है, 3 को 3 दी गई है। तो सारी पार्किंग स्पेस के टेबल में होगी, और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एम्प्लॉय में होगा। और बाइनरी रिलेशनशिप में एक खास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो दो टेबल होंगे। तो एक अगर एम्प्लॉय का टेबल है तो उसकी आईडी होगी, उसका नाम होगा और पार्किंग आईडी होगी। अच्छा, और एक पार्किंग का टेबल होगा जिसमें आईडी होगी और लोकेशन होगी। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर अगर एम्प्लॉय 1 है और उसका नाम असलम है तो उसकी पार्किंग आईडी अगर 1 है तो यहाँ पर 1 की डिटेल यहाँ पर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर ये जो पार्किंग आईडी है इसको कहते हैं फॉरेन की, और ये आईडी इसकी कहलाती है प्राइमरी की। तो ये आईडी एम्प्लॉय की प्राइमरी की है, ये आईडी पार्किंग की प्राइमरी की है, लेकिन ये पार्किंग आईडी यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर फॉरेन की है जो इसको किसी दूसरे टेबल से लिंक कर रही है। तो ये कहलाता है बाइनरी रिलेशनशिप, जो कि दो टेबल्स या दो एंटिटीज के दरमियान होता है। बात समझ में आ रही है? बाज़ औक़ात किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। मिसाल के तौर पे अब एक वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स के पार्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब एक ही वेयर हाउस है आपके पास और उसमें बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं। तो किसी भी पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पार्ट की या प्रोडक्ट की आईडी आप बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज़ रखी हुई है। जैसे उसमें बहुत सारे लैपटॉप रखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लैपटॉप की क्या आईडी है।
आप आईडी से सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लैपटॉप कहाँ रखा हुआ है। लेकिन आपका बिजनेस थोड़ा सा एनहांस हुआ तो अब आपके पास एक वेयर हाउस नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5 वेयर हाउस है। तो अब वेयर हाउस आईडी भी आ गई कि किसी भी लैपटॉप को ढूंढने के लिए उसकी आईडी के साथ साथ आप उसको वेयर हाउस आईडी भी बताएंगे। अच्छा, फिर आपने ये इन्फॉर्मेशन भी रखी हुई है कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस वेंडर से लिया है, वो डेल वालों से लिया है कि एचपी से लिया है कि लिनोवो से लिया हुआ है, तो उनको अलग अलग रखा हुआ है आपने। तो अब आप 3 चीजें बताते हैं कि कौन से वेयर हाउस में, कौन से वेंडर का है और कौन सा पार्ट है। यानी लैपटॉप के साथ साथ आपने वहां पे जो है वो सपोज मोबाइल भी रखे हुए हैं और वहां पे आपने जो है वो लैपटॉप के बैग भी रखे हुए हैं और वहां पे आपने मोटरसाइकिल भी रखी हुई है। तो अब आप कोई भी चीज बताते हुए 3 चीजें बताते हैं कि क्या चीज है, किस वेंडर की है और कौन से वेयर हाउस में है। सही है। तो जो की बनती है उसमें 3 कॉलम्स मिलकर बनते हैं और तीनों जो है वो अलग अलग टेबल को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये कहलाता है टर्नरी रिलेशनशिप। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलें। ये बहुत ही रेयर यूज होता है टर्नरी का, ज्यादातर बाइनरी में काम चल जाता है। फिर एक चीज होती है रिलेशनशिप में जिसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है? 1 to 1, 1 to many, many to many। मिसाल के तौर पे देखें अब ये बनती कैसे है। दो अगर बाइनरी रिलेशनशिप है और दो आपके पास एंटिटीज इन्वॉल्व हैं तो अब आप इसको देखेंगे, एक है पेशेंट और एक है पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट और पेशेंट हिस्ट्री क्या चीज़ है? कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कहेगा इसकी हिस्ट्री लेकर आओ। उस हिस्ट्री में क्या लिखा होगा कि ये पहले कब आया था। अगर वो पहले नहीं आया था तो हिस्ट्री 0 होगी। अगर आया था तो कितनी दफ़ा आया था? 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया, 4 दफ़ा आया। अब कोई 70 साल का बेचारा बुजुर्ग अगर जा रहा है तो उसकी पेशेंट हिस्ट्री हम देखेंगे तो उसमें कोई 15-20 विजिट होते हैं उस डॉक्टर के पास पहले से। हर विजिट में ये लिखा होता है कि फला तारीख को आया था, उसको ये प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम की जो डिजीज या हमें जो डायग्नोज हुआ वो ये हुआ था और उसकी बेसिस पे हमने ये मेडिसिन दी। तो अगर हिस्ट्री होती है तो डॉक्टर को बड़ी आसानी हो जाती है किसी भी पेशेंट को देखने के लिए। ठीक है। अब पेशेंट का रिकॉर्ड पेशेंट के टेबल में है, पेशेंट की हिस्ट्री का रिकॉर्ड पेशेंट हिस्ट्री में है। मुझे ये बताएं कि फॉरेन की कौन से टेबल में होगी, पेशेंट में कि पेशेंट हिस्ट्री में? पेशेंट में होगी। पेशेंट में पेशेंट हिस्ट्री आईडी होगी या पेशेंट हिस्ट्री में पेशेंट आईडी होगी? देखिए, पेशेंट हिस्ट्री आईडी एक पेशेंट की एक से ज्यादा होंगी। एक पेशेंट के अगर 15 विजिट हैं तो हर विजिट की एक पेशेंट हिस्ट्री आईडी होगी, पेशेंट आईडी एक ही होगी। तो ये जहन में रखें कि पेशेंट और पेशेंट हिस्ट्री में जो रिलेशनशिप है वो 1 to many है। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर पेशेंट की एक से ज्यादा हिस्ट्री हो सकती है, बेशक ना हो लेकिन हो सकती है ना। तो पेशेंट हिस्ट्री साइट पे मैनी लगा होगा। मैनी कहाँ लगा होगा? ये मैनी का सिंबल है। ये कौन सा सिंबल है? मैनी का। कहाँ लगा होगा? हिस्ट्री में। क्योंकि एक पेशेंट की, देखिए मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, एक पेशेंट, एक पेशेंट के एक से ज्यादा हिस्ट्री हो सकती है, लिहाजा मैनी कहाँ लगा होगा? हिस्ट्री में। अच्छा, एक हिस्ट्री की, एक हिस्ट्री से मुराद एक हिस्ट्री की रॉ की, एक पेशेंट से मुराद एक पेशेंट की रॉ। एक हिस्ट्री के अंदर कितने पेशेंट से लिंक होगा? वो एक से ही होगा ना। हिस्ट्री तो जो भी होगी, एक रॉ जो होगी वो एक ही पेशेंट से लिंक होगी, दूसरी रॉ किसी और पेशेंट से लिंक हो सकती है, तीसरी किसी और से हो सकती है, लेकिन एक रॉ अगर आप निकालेंगे तो वो किसी एक पेशेंट से ही लिंक होगी। तो पेशेंट की साइड पे 1 लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशनशिप बनेगा 1 to many और फॉरेन की हमेशा मैनी वाली साइड पे होती है। कहाँ पे होती है? मैनी वाली साइड पे होती है। तो पेशेंट हिस्ट्री में पेशेंट आईडी होगी।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे एम्प्लॉय और कोर्स। तो अगर आप कहें कि एक एम्प्लॉय बहुत सारे कोर्स करता है तो कोर्स में एम्प्लॉय आईडी होगी। अब देखें, मार्क है, सारा है, एलसी है, इनके डिफरेंट विजिट्स हैं। तो एक भी हो सकता है विजिट, एक से ज्यादा विजिट भी हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादा हो सकते हैं लिहाजा विजिट साइट पे या हिस्ट्री साइट पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो मैनी होता है ना, ये भी ऑप्शनल और मैंडेटरी होता है। ऑप्शनल और मैंडेटरी से मुराद ये है कि एक एंटिटी है एम्प्लॉय और एक है प्रोजेक्ट। हर एम्प्लॉय को कुछ प्रोजेक्ट असाइंड होते हैं। क्या एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा प्रोजेक्ट एम्प्लॉय असाइन हो सकते हैं? हो सकते हैं। लिहाजा प्रोजेक्ट साइट पे क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन ना हो सकता है ऐसा कोई? क्यों नहीं हो सकता भाई? कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ हुआ, उसको फ्री टाइम दे दिया गया है, रिलैक्स दे दिया गया है, प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया, कोई असाइन नहीं हुआ। तो या वो खुद ही एम्प्लॉय है, ओनर साहब जो है वो भी तो एम्प्लॉय है ना, उनको कोई असाइन नहीं हुआ। ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय है और प्रोजेक्ट है, तो दोनों में मैनी तो है, लेकिन देखें यहाँ पर ये जो सर्किल बना हुआ है ना, इसका मतलब है ये ऑप्शनल मैनी है। ऑप्शनल मैनी और मैंडेटरी को समझने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि कम से कम 0 प्रोजेक्ट और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हों। यानी कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसको 0 प्रोजेक्ट मिले हों, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको 1 मिले हों, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको 2, 3, 4, यानी 1 से ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन कम से कम 0 भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शनल हो जाता है। मैंडेटरी में कम से कम 1 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखूं, तो प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको कोई भी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को ना मिला हो? तो कम से कम एक एम्प्लॉय तो उसका होगा। हो सकता है 2 को मिला हो, 3 को मिला हो, लेकिन कम से कम एक को तो मिला होगा। लिहाजा यहाँ पे मैंडेटरी मैनी है, यानी कि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई। इसी तरह ऑप्शनल 1 और मैंडेटरी 1 भी होता है। जैसे पर्सन इज मैरिड टू पर्सन। अब आदमी या तो हो सकता है किसी से भी शादी ना हुई हो। अगर किसी की किसी से शादी नहीं हुई हुई तो नतीजा ये हो कि ये जो हमने अपना टेबल बनाया था, यहाँ पे अगर कोई पर्सन 3 है और उसके आगे लिखा हुआ है जनाब हलीम, और ये मेल है और आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि ये अनमैरिड है। समझ में आ रही बात? तो अब ये जो रिलेशनशिप होगा, इसमें आप ये कह रहे हैं कि कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई भी, यानी कि 0 से लिंक है वो, और कुछ की हुई हुई है, लेकिन हर एक किसी एक से लिंक हुआ हुआ है। तो मैक्सिमम 1 है और मिनिमम 0 है, तो ये ऑप्शनल 1 है। अच्छा, मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है, तो ये मैंडेटरी 1 है। अच्छा, ये तो इन्होंने अपने हिसाब से लिख लिया ना अंग्रेजों ने। हमारे सऊदी अरब में चले जाए तो ये तो ऑप्शनल नहीं हो गया ना। मतलब हो सकता है शादी ना हुई भी, हो सकता है 1 से हुई भी, हो सकता है 2, 3, 4 से हुई भी हो, तो वहां पे फिर ये ऑप्शनल 1 नहीं बल्कि ऑप्शनल मैनी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। क्या हो गया भाई? ये कॉन्सेप्ट असल में ज़रूरी बहुत है डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से।
हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी। हाँ, अच्छा अभी क्लास में मैं थोड़ी देर में ब्रेक करूँगा ना, फिर बता दूँ, 15 मिनट बाद कॉल करूँगा। अच्छा, बाज़ औक़ात दो एंटिटीज में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी होते हैं। क्या मतलब है? देखिए, एक एंटिटी है एम्प्लॉय और एक है डिपार्टमेंट, सही है। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान दो रिलेशनशिप हैं, कैसे? देखिए, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का टेबल है। डिपार्टमेंट में आईडी है, लोकेशन है और मैनेजर आईडी है। एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है। अब देखिए, मैं ये कहता हूं कि डिपार्टमेंट की आईडी 1 है, उसकी लोकेशन जो है ना वो समझ लें ए है, और मैनेजर इसका जो है ना वो 2 है, और एक डिपार्टमेंट 2 है, उसकी लोकेशन बी है, और उसका मैनेजर जो है वो 1 है। यहाँ पर हमने 1 पे लिखा हुआ है कि 1 की डिपार्टमेंट आईडी 1 है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हो रही है बेटा? अच्छा, डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 1 है इसकी। अच्छा, और एक दूसरा एम्प्लॉय है, इसका नाम है वसीम, इसकी डिपार्टमेंट आईडी 2 है। एक तीसरा है सलीम, और इसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है। अब डिपार्टमेंट 1 में दो एम्प्लॉयज हैं, कौन कौन? असलम और सलीम, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर कौन है? देखें, मैंने कहा डिपार्टमेंट 1 में दो एम्प्लॉयज हैं, इसका मतलब डिपार्टमेंट नंबर 1 में असलम भी है और डिपार्टमेंट नंबर 1 में सलीम भी है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर कौन है, तो देखिए मैनेजर आईडी में क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब वसीम जो है ना वो डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर है, हालांकि वो डिपार्टमेंट 2 में है, गड़बड़ कर दी है मैंने, तो इसको 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर कौन है? सलीम। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो स्लाइड चल रही है उसमें देखें कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के अंदर एक रिलेशनशिप तो ये है कि एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसके लिए एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी की फील्ड होगी। एक ये है कि डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, तो डिपार्टमेंट का मैनेजर एक एम्प्लॉय है एक्चुअली, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिपार्टमेंट में मैनेजर आईडी की फील्ड होगी। समझ में आ गई बात? अब जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस किस्म का है कि हर डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर होता है। बात समझ में आ रही? और एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एक होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, सही है। फिर एक यहाँ पे और भी है कि एम्प्लॉय का एक सुपरवाइजर भी होता है, वो एम्प्लॉय के टेबल में है कि इसका सुपरवाइजर कौन है, वो सुपरवाइजर आईडी होगी, वो उसका अपना आपस में सेल्फ ज्वाइंट रिलेशनशिप है उसका। समझ में आ रही मेरी बात? तो रिलेशनशिप क्या होते हैं? बिटवीन एंटिटीज होते हैं, एक एंटिटी का खुद से भी हो सकता है, एक एंटिटी का किसी और से भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने आपको कहा कि जहां पर मैनी होता है ना वहां पे क्या होती है? फॉरेन की होती है।
अब एक सिनेरियो ये है कि प्रोफेसर की एंटिटी है और कोर्स की है। हमारे पास 10 प्रोफेसर हैं और 100 कोर्सेज हैं। हमने प्रोफेसर की एंटिटी बना दी, कोर्स की भी बना दी। अब रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई प्रोफेसर और कोर्स में क्या रिलेशनशिप है। तो हमें पता ये चल रहा है कि एक प्रोफेसर एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ा सकता है। अच्छा, एक कोर्स में एक से ज़्यादा प्रोफेसर हो सकता है। तो इस साइड से भी मैं नहीं आ रहा है और इधर से भी मैं नहीं आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेसर में कोर्स आईडी रखूं कि कोर्स में प्रोफेसर आईडी रखूं। अगर कोर्स में प्रोफेसर आईडी रखूंगा तो एक कोर्स में मल्टीपल प्रोफेसर हैं तो उसमें वैल्यू रिपीट होगी। अगर प्रोफेसर में कोर्स आईडी रखूंगा तो एक प्रोफेसर एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ा रहा है तो उसमें भी वैल्यू रिपीट होगी। तो जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं और दो वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाकर एक एक्स्ट्रा एंटिटी बना देते हैं। उसको कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी। मैंने कब कहा कि मैंने इस बात खत्म कर दी? समझा रहा हूं भी। देखें, प्रोफेसर और कोर्स को समझने के लिए देखिए, मेरे पास एक एंटिटी है प्रोफेसर की, टेबल है, उसमें उसकी आईडी है, उसका नाम है, ठीक है, और बहुत सारे और कॉलम है। एक कोर्स का टेबल है, उसमें आईडी है, कोर्स का नाम है और बहुत सारे उसके कॉलम है। अब इशू ये है कि किस में क्या रखा जाए। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बन रहा है। अब आईडी 1 है और प्रोफेसर का नाम है ए, फिर एक आईडी 2 है, प्रोफेसर का नाम है बी, फिर एक आईडी 3 है, प्रोफेसर का नाम है सी। अच्छा, कोर्स आईडी 1 है, कोर्स का नाम है C1, फिर ये हो गया C2 और फिर ये हो गया C3। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे कोर्स आईडी रखता हूं तो मसला ये है कि अगर ए जो है वो 3 कोर्स पढ़ा रहा है, ए जो है वो C1 C2 C3 तीनों पढ़ा रहा है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है वो तीनों कोर्स पढ़ा रहा है। तो ये अलाउड ही नहीं होता रिलेशनल डेटाबेस में। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम इस सिनेरियो में मेनी टू मेनी में एक नया टेबल बना देते हैं। इसको हम कह देते हैं कोर्स प्रोफेसर। इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो प्रोफेसर की आईडी रख देंगे और एक कोर्स की आईडी रख देंगे, इस तरीके से इन दोनों की प्राइमरी की उठा के रख देंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 1। इसका मतलब ये है कि 1 प्रोफेसर 1 कोर्स पढ़ा रहा है। क्या मतलब है? ए जो है वो C1 पढ़ा रहा है, फिर मैंने लिखा 1 2, इसका मतलब ए जो है वो C2 भी पढ़ा रहा है। फिर मैंने लिखा 1 3, इसका मतलब है ए जो है वो C3 भी पढ़ा रहा है। फिर मैंने लिखा 2 और 1, इसका मतलब क्या है? यानी बी जो है वो C1 पढ़ा रहा है। तो अब C1 के कितने टीचर हो गए? एक 1 और एक 2, यानी ए और बी। तो ये जो एंटिटी है ये स्पेशली फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाई गई है और इसीलिए इसको एसोसिएटिव एंटिटी कहा जाता है। सही। मैनी टू मैनी डेटाबेस में एसोसिएटिव एंटिटी के थ्रू होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एसोसिएटिव एंटिटी है इसका प्रोफेसर से भी और कोर्स से भी वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। लिहाजा एक मैनी टू मैनी दो वन टू मैनी में डिवाइड हो जाता है और इसको कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी। सही है। ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप थोड़ा डेटाबेस वगैरह बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर एंटिटीज हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती हैं, वीक होती हैं और कुछ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होते हैं। मिसाल के तौर पे एक एंटिटी है एम्प्लॉय और एक है डिपेंडेंट। मसलन आपने किसी कंपनी में जॉब करी तो वो कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है, आपको भी दे रही है और आपके घर वालों को भी दे रही है।
तो उसने क्या किया हुआ है, आपका रिकॉर्ड रखा हुआ है और आपके बीवी बच्चों का रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। अब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके बच्चे की भी तबीयत खराब है तो वो कंपनी पेमेंट कर देती है, मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है। तो उन्होंने आपकी घर वालों का रिकॉर्ड रखा हुआ अपने पास एक टेबल में। अच्छा, आपने रिजाइन कर दिया तो क्या आपके घर वालों को वो मेडिकल फैसिलिटी देंगे? हैं? नहीं देंगे ना। इसका मतलब जब आपका रिकॉर्ड डिलीट होगा तो आपके घर वालों का रिकॉर्ड भी घर वालों वाले टेबल में से डिलीट होगा। तो वो जो टेबल है वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, यानी कि जब यहां से डेटा डिलीट होगा तो उधर से भी डिलीट होगा। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहा जाता है, और इसमें जो वो डिपेंडेंट वाला है ना उसको वीक एंटिटी कहा जाता है। तो वीक एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, डिपेंडेंट का डेटा हम एम्प्लॉय में क्यों नहीं रखते? डिपेंडेंट हमारे एम्प्लॉय है ही नहीं, इसलिए वो एम्प्लॉय के टेबल में नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एसोसिएटिव एंटिटी मैंने आपको समझा दिया कि मैनी टू मैनी को ब्रेक करके जो एंटिटी हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव एंटिटी। ठीक है। तो ये होगी जनाब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। और अब होपफुली अगर आप आकर वो जो पहली मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें ऑर्डर और कस्टमर में वन टू मैनी रिलेशनशिप है। यानी एक कस्टमर कितने ऑर्डर कर सकता है? जितने चाहे ऑर्डर कर सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसा कस्टमर है जो कोई भी ऑर्डर ना करे? हो सकता है। अब आप जैसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपने साइन अप कर लिया लेकिन ऑर्डर नहीं करा, तो आप ऐसे कस्टमर हैं जिसमें कोई ऑर्डर नहीं करा। सही है। लेकिन आपका बिजनेस ऐसा है कि भाई ऑर्डर करोगे तो कस्टमर बनोगे, तो यहाँ फिर मैंडेटरी में नहीं आ जाएगा। अच्छा, हर ऑर्डर का कस्टमर कितने होंगे? एक होगा, लिहाजा यहाँ पे आपको वन नजर आ रहा है। ऑर्डर की साइड से देखेंगे तो वन नजर आ रहा है, कस्टमर की साइड से देखेंगे तो मैनी नजर आ रहा है। एक ऑर्डर में कितनी प्रोडक्ट हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं। और एक प्रोडक्ट कितने ऑर्डर में हो सकती है? बहुत सारे ऑर्डर में हो सकती है। लिहाजा इनमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। किनमें? ऑर्डर और प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में कितने आइटम हो सकते हैं? जितने आइटम चाहे आप रख सकते हैं, कम से कम लेकिन एक होगा। और एक आइटम कितने प्रोडक्ट में यूज हो सकती है? बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज हो सकती है। तो ये भी मैंडेटरी मैनी है। एक आइटम कितनी शिपमेंट के थ्रू आ सकती है? मैनी शिपमेंट के थ्रू। एक शिपमेंट में कितने आइटम हो सकते हैं? मैनी हो सकते हैं। एक सप्लायर कितनी शिपमेंट भिजवा सकता है? मैनी भिजवा सकता है। लेकिन हर शिपमेंट का सप्लायर कितने होंगे? तो एक ही होगा जनाब। लिहाजा आप वन टू मैनी देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है इस डायग्राम के अंदर। अगर ये डायग्राम आपको दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? अब आप टेबल्स बनाएंगे डेटाबेस में। एक कस्टमर का बनाएंगे, एक ऑर्डर का बनाएंगे, एक प्रोडक्ट का बनाएंगे, आइटम का बनाएंगे, सप्लायर बनाएंगे, शिपमेंट बनाएंगे, फिर फॉरेन कीज बनाएंगे, फिर इनके एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे तो वो कॉलम्स भी आप एट्रीब्यूट देख के बना रहे होंगे। तो आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपको ईआरडी मिल जाए ना तो आपको ये डिसीजन नहीं लेना होगा कि कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी, कौन सी ड्राइव्ड होगी, कौन सी जो है ना वो, ये आपको उसी ईआरडी में बना बनाया मिल जाएगा। आपको सिर्फ उसको देख के क्या बनाने होंगे? टेबल्स बनाने होंगे डेटाबेस के अंदर, जो कि रिलेटिवली आसान काम है। लेकिन उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? ईआरडी पढ़ना आना चाहिए। ईआरडी पढ़ना आसान है, बनाना मुश्किल काम। बनाना आपको नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि क्या सिखाया जा रहा है? अभी पढ़ना सिखाया जा रहा है। जो बनाना है वो वक्त के साथ आता है। वो थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से समझने की हम कोशिश करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि जब हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम ये चाह रहे होते हैं कि जो डेटाबेस है वो लॉजिकली रिलेटेड हो,
तो उसके लिए तो हम यूज़ करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वगैरह, इसके कॉन्सेप्ट्स। और ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको जो है वो जनाब हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक तरीक़ेकार, एक टूल है, उसकी मदद से जो हमारा लॉजिकल डिज़ाइन होता है। लेकिन डिज़ाइन दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉजिकल और एक होता है फिजिकल। लॉजिकल से मुराद है पेपर वर्क और फिजिकल से मुराद है कोडिंग डेवलपमेंट। तो फिजिकल से पहले हमेशा लॉजिकल डिज़ाइन पे काम होता है। ये भी जो नॉर्मलाइजेशन है काफ़ी मुश्किल काम है और ये जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वही करते हैं। इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है, पहली दफ़ा हमें बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट कुछ बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिलेशंस को डीकम्पोज करते हैं सो दैट कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस बन जाए। और मकसद ये होता है कि प्राइमरी गोल या हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई डुप्लीकेशन ऑफ डेटा वो कम से कम हो, एनोमलीज कम से कम हो जाए। मिसाल के तौर पे वो कौन सा रिलेशन है जिसको हम कहते हैं कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशन या ऐसा टेबल जिसमें एनोमलीज ना हो, यानी एरर्स ना हो। वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये भी एग्जांपल से आगे समझ में आ जाएगा। तो ये एनोमलीज जिस टेबल में नहीं होंगी उसको हम कहते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल के अंदर ये एम्प्लॉय का टेबल है। इसमें डेटा कौन कौन सा मौजूद है? एट्रीब्यूट्स, आईडी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का नाम है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय का कोर्स जो उसने किया हुआ है वो लिखा हुआ है, और किस तारीख को उसने कोर्स कंप्लीट किया था ये लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं आपको? डेटा मिसिंग है, ठीक है, और डेटा रिपीट हो रहा है। डेटा रिपीट हो रहा है। अगर आप देखें कि एम्प्लॉय आईडी 100 दो दफ़ा आ रहा है, 110 भी दो दफ़ा आ रहा है, 150 भी दो दफ़ा आ रहा है। ना सिर्फ आईडी दो दफ़ा आ रही है बल्कि नाम भी दो दफ़ा आ रहा है, डिपार्टमेंट भी दो दफ़ा आ रहा है, सैलरी भी दो दफ़ा आ रही है। ठीक है, अभी दो दफ़ा क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि एम्प्लॉय आईडी 100 ने 2 कोर्स किए हुए थे, तो वो 2 अलग अलग रॉज में आ रहे हैं। तो इसमें इश्यूज हैं बहुत सारे। इसमें इश्यूज क्या हैं? बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं। नंबर 1 कि क्या ये रिलेशन है या नहीं है। तो देखें, अब इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि टेबल और रिलेशन अलग अलग चीज़ें हैं। हर रिलेशन टेबल होता है लेकिन हर टेबल रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर टेबल में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो और प्राइमरी की हो, यानी कि हर रॉ यूनिक हो। प्राइमरी की चले टेक्निकल टर्म है, हम आसान अल्फाज में कह देते हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो और हर रॉ यूनिक हो, तो वो टेबल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ये रिलेशन है? टेबल तो है। टेबल इसलिए कि रॉज और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो है ना वो टेबल होता है। रिलेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि इसमें एक तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो और रॉज यूनिक हो, लिहाजा ये रिलेशन है। अच्छा, इसमें प्राइमरी की कौन सी है? तो इसमें, हाँ, इसमें अगर आप एम्प्लॉय आईडी को कंबाइन कर लें कोर्स टाइटल से तो वो प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी की भी बन रही, लिहाजा रिलेशन तो है, लेकिन इसमें इश्यूज हैं बहुत सारे। इंसर्शन का भी इशू है। आप इसमें नया एम्प्लॉय ऐड नहीं कर सकते जब तक कि वो क्लास ना ले कोई, क्योंकि कोर्स टाइटल अब प्राइमरी की का पार्ट हो गया। इसमें आप डिलीशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डिलीट करेंगे तो 2 रॉज डिलीट हो जाएंगी।
और कोर्स इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। मॉडिफाई करेंगे तो मल्टीपल लोगों की सैलरी अपडेट हो सकती है, तो लिहाजा क्या करें, तो लिहाजा हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन को समझ सकते हैं। तो देखें इसमें जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो विद रिस्पेक्ट टू अ रिलेशन हमें पता होना चाहिए डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में, वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, देखें मेरे पास एक फंक्शन है रिटर्न नेम, इसमें आईडी पास होती है। ये रिटर्न क्या करता है, नेम रिटर्न करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 1 पास करूंगा तो ये ए रिटर्न करेगा, 2 पास करूंगा तो ये बी रिटर्न करेगा, 3 पास करूंगा तो ये सी रिटर्न करेगा। आईडी दूंगा इसे, ये रिटर्न क्या करेगा, तो मैं कहूंगा कि नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन आईडी। समझ में आ रही बात, कि आईडी चेंज करने पर नेम चेंज हो जाएगा, लिहाजा नेम इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन आईडी। इसको कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज। बात आ रही है समझ में? अच्छा, हमारे रिलेशन में जिस एट्रीब्यूट पे दूसरे एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे होते हैं वो हमारा आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट होता है। और बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट एक रिलेशन में हो सकता है। देखिए आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि एक तो वो नॉट नल होता है और वो यूनिक होता है, यानी उसमें नल भी नहीं आता और उसमें वैल्यू रिपीट भी नहीं होती। तो अब एक एम्प्लॉई है, उसमें उसकी आईडी भी लिखी हुई है, अच्छा उसका CNIC नंबर भी लिखा हुआ है, उसका पासपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है, और उसकी यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट आईडी भी लिखी हुई है। अब ये सारी यूनिक वैल्यूज भी हैं और नल भी नहीं है, तो ये सब की सब प्राइमरी की बन सकती हैं। तो हर वो की जो प्राइमरी की बनने की अहलियत रखती है उसको कैंडिडेट की कहा जाता है। रिलेशन के अंदर हर वो एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बन सकता है उसको कैंडिडेट की कहते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को हम चूज करते हैं प्राइमरी की, ये हमारा डिसीजन होता है। मिसाल के तौर पे मैं नादरा का सिस्टम बना रहा हूँ तो वहाँ पे CNIC को प्राइमरी की ले लूँगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी का बना रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर ले लूँगा। अगर मैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए सिस्टम बना रहा हूँ तो पासपोर्ट ऑफिस ले लूँगा। अगर मेरा कोई ईमेल से रिलेटेड सिस्टम है तो ईमेल को प्राइमरी की ले लूँगा। और अगर मेरा फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई सिस्टम है तो एम्प्लॉय आईडी को ले लूँगा। बात समझ में आ रही? तो नॉर्मली एक टेबल में एक से ज़्यादा भी कीज हो जाती हैं तो उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं, यानी ऐसी की जिसमें मल्टीपल वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं। जब भी किसी की पर कोई दूसरी की डिपेंड करती है तो वो कैंडिडेट की ही कैटेगरी में आ जाती है। जैसे आईडी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसमें हम करते ये हैं कि सबसे पहले टेबल जो होता है उसमें से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हटा देते हैं तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से हम उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं तो सेकंड में आ जाता है। सेकंड से फिर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं तो थर्ड में आ जाता है। फिर थर्ड के बाद बहुत कम जरूरत पड़ती है, अदरवाइज अगर हम उसमें मजीद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज निकाल दें और कोई और एनॉमली वो भी निकालें तो वो वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाता है। अभी पहले देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये है कि टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो और हर रॉ यूनिक हो तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाता है। मिसाल के तौर पे
ठीक है, ये आपके सामने एक टेबल है। अब सवाल ये कि क्या ये टेबल है? टेबल तो है, क्योंकि इसमें क्या है, रॉज और कॉलम। कितनी रॉज है इसमें? इस टेबल में 2 रॉज हैं, एक 1006 वाली और एक 1007 वाली। बाकी 1006 के अंदर 3 प्रोडक्ट आईडी एक साथ है, यानी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। 7, 5 और 2 3 अलग अलग वैल्यूज हैं। ये एक इनवॉइस जनरेट हुई हुई है, एक्चुअली सिस्टम की इनवॉइस जनरेट हुई हुई है, उसका ही प्रिंट आउट है। इसी तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मल्टी वैल्यूड है। ये 2 रॉज है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये रिलेशन है? तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? इसलिए कि इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सही है, तो जिस टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे वो रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, जिस टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होंगे वो रिलेशन होगा। तो अब टेबल को रिलेशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? टेबल को रिलेशन में कन्वर्ट करने का तरीका या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को खत्म करने का तरीका ये है कि आप ये करें कि बजाय इसको कि इसको 2 रॉज में लिखें, आप इसको 5 रॉज में लिख दें। ठीक है, जब आप 2 को 5 रॉज में कन्वर्ट करेंगे, यानी हर प्रोडक्ट आईडी की अलग अलग रॉ बना दें, तो उससे नुकसान ये होगा कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस रिपीट हो जाएंगे, लेकिन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये कि क्या इसमें प्राइमरी की है? कोई कॉलम ऐसा है जो हर रॉ में यूनिक है? प्रोडक्ट आईडी तो रिपीट हो रही है, 4 भी आ रहा है 3rd रॉ में और 5th रॉ में भी आ रहा है। ऑर्डर आईडी भी रिपीट हो रही है, लेकिन ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का जो कॉम्बिनेशन है, यानी 1006 और 7, 1006 और 5, ये रिपीट नहीं हो रहा और होगा भी नहीं, क्योंकि आगे जो भी ऑर्डर होगा उसमें ऑर्डर आईडी डिफरेंट होगी, चाहे यही प्रोडक्ट वो ऑर्डर करे। और एक प्रोडक्ट 2 दफा तो एक ऑर्डर में हो नहीं सकती, लिहाजा ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का कॉम्बिनेशन यहाँ प्राइमरी की है। तो ये जो अब चीज बन गई है, ये रिलेशन है, लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है और इसमें बड़ा मसाइल है। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिलेशन है, लेकिन कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो रिलेशन होता है ना, उसमें बहुत सारी नॉर्मलीज होती हैं, इंसर्शन की भी होती हैं, डिलीशन की भी होती हैं, अपडेट की भी होती हैं। लिहाजा हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म से मुराद ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल हो और तमाम नॉन की एट्रीब्यूट, यानी आइडेंटिफायर के अलावा, प्राइमरी की के अलावा, वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो एंटायर प्राइमरी की के ऊपर, तो वो कहलाता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब क्या मकसद है इस बात का? देखिए, ये टेबल के कॉलम्स हैं। ऑर्डर डेट डिपेंडेंट है ऑर्डर आईडी पे, कस्टमर नेम जो है ना वो डिपेंडेंट है कस्टमर आईडी पे, और कस्टमर आईडी डिपेंडेंट है ऑर्डर आईडी पे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ना वो ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस पे डिपेंडेंट है? प्रोडक्ट आईडी पे। सही है, तो इसका मतलब ये है कि इस टेबल में जो नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की के कौन कौन से हैं? ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के अलावा, वो इंटायर प्राइमरी की पे फंक्शन डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो आधी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड हुआ है। बात समझ में आ रही है? डिपेंडेंट से मुराद
फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी ऑर्डर आईडी अगर आप इनपुट करेंगे तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट आईडी करेंगे तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मिलेगी। लिहाजा इसका मतलब ये है कि कुछ इसमें कॉलम्स ऐसे हैं जो कि पूरी प्राइमरी की नहीं बल्कि आधी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी को अगर मैं रिमूव कर दूं रिलेशन से तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। आसान अल्फाज में जब टेबल में कंपोजिट प्राइमरी की होती है तो ज्यादातर पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, ज्यादातर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। उसको रिमूव करते हैं हम तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। कैसे रिमूव करेंगे? बड़ा आसान है। आप ये करें कि जो जो प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं उनको अलग कर दें, अलग टेबल बना दें उनको, और जो ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं उनका टेबल अलग बना दें। सही है? तो पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है जनाब कि ऑर्डर्ड क्वांटिटी जो है ना वो ऑर्डर आईडी पे भी डिपेंड कर रही है और प्रोडक्ट आईडी पे भी। मिसाल के तौर पे आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर में आपने लैपटॉप ऑर्डर किया और आपने 5 लैपटॉप ऑर्डर किए। थोड़ी देर में आपने एक और ऑर्डर किया और उसी में लैपटॉप दोबारा ऑर्डर किया और 4 ऑर्डर कर दिए। तो अभी जो 5 और 4 है ना ये प्रोडक्ट आईडी पे तो डिपेंड कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर आईडी पे भी डिपेंड कर रहे हैं कि किस ऑर्डर में थे। तो ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना वो प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों पे कर रही है, तो वो ना ऑर्डर के टेबल में जा सकती है ना प्रोडक्ट के टेबल में जा सकती है। लिहाजा उसके लिए हमें एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा। नतीजे में हमारे पास ये 3 टेबल बन जाएंगे। एक बन जाएगा ऑर्डर का और उसमें वो सारी कीज आ जाएंगी जो ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रही हैं। एक बन जाएगा प्रोडक्ट का, उसमें वो सारी कीज आ जाएंगी जो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही हैं। और एक बन जाएगा ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर क्वांटिटी वाला, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है। सही है? ये कहलाएगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। देखें, तमाम नॉन की एट्रीब्यूट इंटायर प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो इंटायर प्राइमरी की पे डिपेंड कर रही है और उस टेबल का प्राइमरी की है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी पहले वाले। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फिनिश और यूनिट प्राइस ये प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस ये भी ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये कहलाएगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि इसमें हमने क्या चीज खत्म कर दी है? पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर दी है। अब तमाम नॉन की एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है इंटायर प्राइमरी की पे। अच्छा, अब उसके बाद एक और डिपेंडेंसी होती है जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, तो एक्चुअली ए ने दिया सी को। तो कस्टमर नेम डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी पे और कस्टमर आईडी डिपेंड कर रही है ऑर्डर आईडी पे। तो कस्टमर नेम ट्रांजिटिवली ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको अगर आप रिमूव कर देंगे तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो रिलेशन और उसमें से आप क्या निकाल दें? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो वो आ जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। उसका तरीका ये है कि कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस और कस्टमर आईडी को उठा के अलग टेबल बनाते हैं। लेकिन इसमें और पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करने में फर्क है। जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होती है तो फॉरेन की बनती है। पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हुए ऐसा नहीं होता है। यानी कि वो जो टेबल था हमारा
उसमें से हमने 3 कॉलम्स उठा के अलग टेबल तो बना दिया कस्टमर वाला, लेकिन कस्टमर आईडी को भी वहां पर एज अ फॉरेन की छोड़ दिया, क्योंकि कस्टमर आईडी वहां से लीव निकाल नहीं सकते थे हम, इसलिए कि अगर कस्टमर आईडी वहां से निकाल दी तो पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्डर किस कस्टमर ने किया है। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जब निकल जाती है तो फिर जो चीज हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद 4 टेबल। ये तो 4 टेबल हो जाएंगे, यानी हमारे पास एक हो जाएगा एम्प्लॉय, अच्छा ये तो एग्जाम्पल दूसरी है। तो बेसिकली अच्छा इसमें फिर और भी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, वो फिर हम इसमें तो खैर जरूरत ही नहीं है, अब ये सही हो गया। अगर मजीद प्रॉब्लम्स होती तो इसको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते। बहरहाल ये अब हमारा मसला हल हो गया। तो ये है जनाब नॉर्मलाइजेशन। अच्छा होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि हम जो है ना वो इस पर काम करते हैं और इस तरह प्रोसेस चलाते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट टेबल बनाते हैं इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बनाते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी समझ लिया और डेटा नॉर्मलाइजेशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अब जो असल में काम हमें करना है वो हमें करना है डेटाबेस बनाना है। तो उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो आपको चाहिए माई सीक्वल, या आप डाउनलोड माई सीक्वल पे जाएं और यहाँ से विंडोज का जो भी वर्जन है, फ्री वर्जन है जो भी है, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो भी उसका आर्किटेक्चर है 32 बिट का 64 बिट का, आप जो है ना वो डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अच्छा माई सीक्वल अगर आपके पास इंस्टॉल हो जाता है तो दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो एक सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे एसक्यूएल योग। ये भी आप डाउनलोड करके इसका कम्युनिटी वर्जन फ्री वाला वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एसक्यूएल योग ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसमें डेटाबेस बनाने में ज़रा आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट माई सीक्वल पे काम करके थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। अच्छा ये जब सब हो जाएगा तो उसके बाद जब आप एसक्यूएल योग स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा पहली दफ़ा में आपके पास ना इस तरीके की विंडो आ रही होगी जब आप ओपन करेंगे। तो आपने यहाँ पर जो है ना वो यूज़र नेम भी रूट लिखना है और पासवर्ड भी रूट लिखना है। पोर्ट यहाँ ऑलरेडी लिखी भी होगी, और यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं लिखा तो लोकल होस्ट लिख लें और कनेक्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, यूज़र नेम भी रूट और पासवर्ड भी रूट। तो इस तरह आपके सामने ये स्टफ आ जाएगा। अब इसमें आपने जो है ना वो करना ये है कि वो जो अब तक हमने चीज़ें देखी हैं ना वो हम ज़रा यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस बनाऊंगा। डेटाबेस कैसे बनाऊंगा, ये मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से किया क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का नाम रख लें, मिसाल के तौर पे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये बन गया भाई ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। सही है। अच्छा अब इसमें आपको टेबल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करें क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं कस्टमर का। ठीक है, अच्छा अब ये देखें यहाँ पर काम करने से पहले ERD बनी हुई होनी चाहिए आपके पास कि टेबल कौन कौन से होंगे, उनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, उनमें क्या रिलेशनशिप होगा, फिर आप इस लेवल पे आके काम करते हैं। तो अब कस्टमर में हमें क्या क्या फील्ड्स होंगी, आईडी होगी, आईडी की डेटा टाइप इंटीजर होगी, और ये हमारी जो है वो जनाब प्राइमरी की होगी। ठीक है,
फिर इसी तरीके से इसमें नेम की फील्ड होगी जो कि वॉरचार होगी, यानी इसमें स्ट्रिंग आएगा। लेंथ आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ईमेल ले लेते हैं, इसको भी वॉरचार लेंगे हम। डेट ऑफ बर्थ, इसको हम डेट ले लेंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर तो हम वॉरचार ले लेंगे। ठीक है, और भी आप चाहें तो इसमें फील्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर है या और आप चीज़ें रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने वो रख ली जो कि चीज़ें इसमें हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो वार्चार की लेंथ डिफाइन करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 200 दे देते हैं, यहाँ पे भी 200 दे देते हैं और यहाँ पे 100 दे देते हैं। ये मैंने सेव कर दिया तो ये हमारा टेबल बन गया। कौन सा टेबल बन गया? कस्टमर का। ठीक है, अभी जो कस्टमर का टेबल है ना, इसमें आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे राइट क्लिक करें, ओपन टेबल, और इसमें ये एंट्री कर दें। ठीक है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा जनाब इसरार, और ये मैंने इसरार का लिख दिया ईमेल एड्रेस, और ये मैंने इसरार का लिख दिया जनाब डेट ऑफ बर्थ, आज ही पैदा हुए हैं ये, और ये कॉन्टैक्ट नंबर। ये एक रॉ यहाँ पर ऐड हो गई। सही है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे आईडी मेंटेन करनी पड़ेगी खुद ही। एक तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पे जाके ये जो आईडी है ना, इसको आप ऑटो इंक्रीमेंट कर दें, तो उससे एडवांटेज ये होता है कि आप इसमें जो आप डेटा एंटर करेंगे ना, तो आप आईडी आप खुद इंटर नहीं करेंगे, सिस्टम इंटर करेगा। देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा वसीम, gmail.com, और इनकी भी डेट ऑफ बर्थ हमने कोई सिलेक्ट कर ली और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर 2 आ जाना चाहिए था। खैर चलें, अभी देखते हैं। अच्छा, फिर हम एक और टेबल बनाते हैं। कस्टमर का बना लिया था, और अब बनाएंगे हम किसका? प्रोडक्ट का बनाते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ होंगी? प्रोडक्ट की आईडी होगी, क्योंकि प्राइमरी की होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। फिर प्रोडक्ट का नाम होगा जो कि वार्चार होगी। 200 लेन ले लेते हैं। उसके प्राइस होंगे। प्राइस के लिए हम यहाँ पर न्यूमेरिक लेंगे, यानी नंबर होंगे। फिर एक्सपायर मैन्युफैक्चरिंग डेट रख लें आप। एम डेट से मुराद है मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायरी डेट वो भी हमने ई डेट रख ली। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का टेबल बन गया। प्रोडक्ट के बाद अब मैं बता रहा हूँ ऑर्डर का टेबल। तो उसमें होगी ऑर्डर आईडी, जो कि प्राइमरी की होगी, और ऑटो इंक्रीमेंट इसमें ट्रू होगा। फिर इसमें आ जाएगी ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, डेट डेटा टाइप होगी। फिर इसमें आएगी कस्टमर आईडी, इंटीजर। ठीक है, देखें ये जो कस्टमर आईडी है ये यहाँ पर तो प्राइमरी की है,
लेकिन ये लिंक होगी कस्टमर की आईडी के साथ। तो देखें ये कॉलम्स हैं, यहाँ पे आप आगे जाएं इंडेक्सेस, यहाँ लिखा हुआ है फॉरेन की, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट डिफाइन कर दें कि ये जो कस्टमर आईडी है इसको मैं लिंक करवाना चाह रहा हूँ किससे, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के कस्टमर की आईडी से। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया, टेबल नेम नॉट स्पेसिफाइड, चाहिए तो न्यू टेबल, कह रहा है ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने सेव कर दिया था उसे। अच्छा इधर आ जाएगी, चलिए। सॉरी, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये तो वो है ऑर्डर, ऑर्डर का टेबल है ना, ये तो ऑर्डर्स कर देते हैं। सही, तो ये हमने सेव कर दिया, तो ये हमारा ये वाला टेबल भी बन गया ऑर्डर्स के नाम से, जो कि हमारे लिंक है किससे, कस्टमर के टेबल से। अच्छा, अब एक चौथा टेबल हमने बनाया था जिसमें ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी दोनों थी, जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कर रहे थे, उसको हम कह देते हैं ऑर्डर डिटेल, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। इसमें होगी ऑर्डर आईडी इंटीजर, इसमें होगी प्रोडक्ट आईडी इंटीजर, और इसमें होगी ऑर्डर क्वांटिटी, तो खुद इंटीजर होगी। अच्छा, ये दोनों मिलके प्राइमरी की हैं, और फॉरेन की के अंदर जनाब हम करेंगे ये कि ये जो ऑर्डर आईडी है ये लिंक होगी ऑर्डर्स के टेबल की आईडी से, और प्रोडक्ट आईडी जो है वो लिंक होगी प्रोडक्ट की आईडी से। तो ये भाई हमारा ऑर्डर डिटेल का टेबल भी बन गया। तो अब आपके पास एक्चुअली ये 4 टेबल बन गए, कस्टमर, ऑर्डर, और प्रोडक्ट और ऑर्डर डिटेल। ठीक है, अच्छा ये इसका फ्री वर्जन है, अगर आप इसका वो वाला देखें ना तो उसमें आपको इसका वो भी मिल जाता है। खैर चलें, बहरहाल ये 4 टेबल आपस में कंबाइंड है। अब देखें इसमें जो डेटा है ना, वो कस्टमर में मैंने डेटा इंटर कुछ कर दिया, 2 कस्टमर ऐड हो गए। प्रोडक्ट में भी डेटा इंटर कर देते हैं। अब प्रोडक्ट में मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि प्रोडक्ट हमारे पास एक लैपटॉप है और उसका प्राइस है 10,000, और वो मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी जो है वो क्या, लैपटॉप है आपके पास, उसकी 10,000 जो है वो प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी है 2020 की, और एक्सपायरी डेट है उसकी 2023 की। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल मेरे पास 80,000 का है। बेकार चीज़ें महंगी होती हैं, और इसकी जो है वो जुलाई 2021 मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और समझ लें कि 2024 इसकी एक्सपायरी डेट। अब ये 2 मेरे पास प्रोडक्ट हैं, एक की आईडी 1 है, एक की 2 है। अच्छा, ऑर्डर्स में चले जाएं तो मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर है, वो आज ऑर्डर हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 1, इसका मतलब कस्टमर नंबर 1 ने ऑर्डर किया है। और एक ऑर्डर जो है वो कल हुआ था और उसमें कस्टमर आईडी 2 लिखी हुई है, इसका मतलब इसको कस्टमर आईडी 2 ने एंटर किया। आप देखें, अगर मैं यहाँ कस्टमर आईडी मिसाल के तौर पे 5 लिख दूँ तो उससे क्या होगा, एरर आ जाएगा, इसलिए कि कोई कस्टमर ऐसा है ही नहीं जो इसकी आईडी 5 हो, क्योंकि ये लिंक हुई भी ना उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। ऑर्डर डिटेल की अगर हम बात करें
तो अब हमें ऑर्डर्स की डिटेल बतानी होगी कि भाई ऑर्डर आईडी 1 जो है उसमें जो प्रोडक्ट आईडी 1 है वो कितनी ऑर्डर हुई है। हमने कहा 5, तो इसका मतलब 5 लैपटॉप ऑर्डर हुए हैं। इसी तरह ऑर्डर आईडी 1 के अंदर जो है वो मोबाइल भी ऑर्डर हुए हैं और वो 5 हुए हैं। ऑर्डर आईडी 2 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऑर्डर हुए हैं और वो 10 हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह डेटा सेव होता है डेटाबेस के अंदर। ऐसा नहीं होता कि एक एक्सेल शीट होती है और उसमें आप सारा डेटा उठा के रखोगे। इस तरह डेटा सेव करने का एडवांटेज ये होता है कि अब आप इसके ऊपर एसक्यूएल की क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सेल है ना उस पर एसक्यूएल की क्यूरी नहीं चलती। समझ में आ रही बात? उसमें आपको करना ये पड़ता है कि खुद ही जो है ना वो कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, फार्मूले लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके उसमें रिपोर्ट बनती है, जो कि डायनेमिक काम नहीं है। उसमें एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इस तरह रिलेशनल डेटाबेस में जब आप डेटा को स्टोर करते हैं तो आप इस पर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज या एसक्यूएल अप्लाई कर सकते हैं और उसकी मदद से इसमें जॉइंस लगा सकते हैं और इन मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो है वो डेटा बेस से डेटा फेच करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपके सामने मैंने अभी ये 4 टेबल बनाए। अभी डायरेक्टली हमने डेटा एंटर किया है, ऐसा होता नहीं है। ये एक्चुअली फॉर्म बना हुआ होता है और उस फॉर्म से डेटा एंट्री होती है टेबल में। सही है? तो अभी अगली क्लास में तो हमें कुछ क्यूरीज पढ़नी है, लेकिन आप लोगों का काम ये है कि जो पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्म्स बनाना बताए थे पाइथन के अंदर, तो आप ऐसे ना 4 फॉर्म्स बना लें। कौन कौन से फॉर्म्स? प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, उस फॉर्म पे आप प्रोडक्ट का डेटा एंटर करवा रहे हैं। अभी एंट्री नहीं करवानी है, अभी सिर्फ फॉर्म बनाना है। मतलब प्रोडक्ट का नाम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, एक लेबल बनेगा, उसके प्राइस के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स और एक लेबल। ठीक है, जो भी कॉलम है उसमें आईडी के अलावा, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। कस्टमर का एक टेबल बनेगा और एक फॉर्म बनेगा और एक ऑर्डर का बनेगा फॉर्म। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक हो गया? ऑर्डर डिटेल का फॉर्म नहीं बनाएगा, ऑर्डर का ही फॉर्म बनेगा। उसी में ऑर्डर डिटेल वाली चीजें भी होंगी, वो मैं बता दूंगा आपको। एटलीस्ट आप कस्टमर और प्रोडक्ट का फॉर्म जरूर बना लें बाय यूजिंग पाइथन। जो लास्ट जीयूआई देख रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप देखेंगे। अब अगली क्लास में जो हमारा टारगेट है वो ये कि एसक्यूएल की क्यूरीज देखेंगे कुछ, और फिर ये कि वो जो फॉर्म्स हैं उनके थ्रू किस तरह इस डेटाबेस में डेटा एंट्री होगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि यूजर तो इस तरह एंट्री नहीं करेगा ना, यूजर के सामने तो फॉर्म होगा, तो वो फॉर्म पे जाके एंट्री करेगा तो डेटाबेस में डेटा जाएगा। बात समझ में आ रही? तो डेटाबेस बनाना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर का, और फॉर्म बनाना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। डेटाबेस का हमने हल्का फुल्का एक क्लास में देखा है, वैसे बड़ा लंबी चौड़ी इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी बातें, जाहिर सी बात है मैं नहीं बता सका आपको। पूरा कोर्स होता है ये सेमेस्टर में, और डेटाबेस की जो स्पेशलाइजेशन करते हैं वो तो पूरे 2-2 साल डेटाबेस पढ़ते रहते हैं, आता जाता उनको फिर भी कुछ नहीं है। मैंने तो आपको अभी 2-2.5 घंटे में बताया है। तो लेकिन कोशिश मेरी यही थी कि एक समराइज फॉर्म में आपको बता दूँ बहुत सारी चीज़ें। तो अभी बस ये कि आपका काम ये है कि ये जो कुछ भी मैंने किया रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एज इट इज़ आपने परफॉर्म करना है अपने पास, और वो फॉर्म्स बनाने हैं। ठीक है, लाजमी कर लीजिएगा ये, वरना फिर जो है ना वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है। ठीक है जी, चलें अब आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको, और नेक्स्ट वीक फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।